तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बेसिक एजुकेशन पर। और एक और वीडियो करंट अफेयर्स की लेकर मैं फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूँ। टेलीग्राम का जो भी आपका क्यूआर है या लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है। क्यूआर अगर क्यूआर स्कैन करना है तो आपको दिख रहा होगा ऊपर, आप स्कैन कर सकते हो। तो उस पे आप अपने कैमरे से या फिर लिंक जो भी है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां से उस लिंक को हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए जो भी करंट अफेयर चल रहा है। ठीक है, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक वाइक करते चलना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो में सबसे पहले किसकी बात हो रही है? सबसे पहले बात हो रही है गाजा में चल रहे जो संघर्ष की बात हो रही है। तो इसमें क्या हुआ है, एक मिनट रुकिएगा। तो गाजा में चल रहे संघर्ष ने क्या किया है, भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी कर्नल सेवानिवृत्त जो थे वैभव अनिल काले, उनकी जान ले ली है। जान ले ली का क्या मतलब कि क्या हुआ कि वो कहीं से आ रहे थे और अचानक क्या हुआ, उनके ऊपर हमला हुआ। उनकी जो भी वाहन था पर क्या हुआ, हमला किया गया। तो इसके कारण क्या हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। यह एक दुखद घटना है। 13 मई 2024 को यह घटना घटी। कब? 13 मई 2024 को। जो कहाँ काम करते थे, जो इस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा और सुरक्षा विभाग के स्टाफ के रूप में काम करते थे। अब देखा जाए तो ये पहली अंतरराष्ट्रीय दुर्घटना को चिन्हित करता है। कैसे चिन्हित करता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इस युद्ध में किसी दूसरे देश का कोई अधिकारी शहीद शहीद बोलेंगे या मरा, मतलब दुखद घटना के साथ मृत्यु हुई है। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको। तो इनका क्या नाम है, वैभव अनिल काले जी, जो कहाँ काम करते थे, संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा और सुरक्षा विभाग के स्टाफ में यह काम करते थे। तो आपको ये समझ आ गया होगा होप। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट किसकी बात हो रही है? नेक्स्ट बात हो रही है भारतीय अर्थव्यवस्था की। अब भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या बात हो रही है कि 2023-24 वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में मजबूत वृद्धि देखी गई है। कैसी, कितनी मजबूत है? लोहा लाट एकदम, इतनी मजबूत कि जून तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में 8.2%, सितंबर तिमाही में 8.1% और दिसंबर तिमाही में 8.4% की वृद्धि देखी गई है। बात किसकी हो रही? जीडीपी की। ठीक है, जीडीपी की बात हो रही है। और इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की मारे या जिस माने इंडरा का अनुमान क्या है कि मार्च तिमाही में तब जो घरेलू उत्पाद आपका जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, इसकी वृद्धि दर 6.7% और पूरे वित्त वर्ष में 6.9 से 7% के मध्य रहेगी। ठीक है, तो और क्वार्टरली फोर के आधिकारिक जीडीपी नंबर और मान के 31 मई को जारी किए जाएंगे। उसको फिर जब भी जारी किए जाएंगे तो उसको हम फिर से बताएंगे। फिलहाल आपको देखना है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है जीडीपी में, और अभी सालाना कितनी है, पूरे वित्त वर्ष में कितनी देखी जाएगी, तिमाही के हिसाब से कितनी है, तो ये सब इसमें बताया गया है। ओके, आगे देखते हैं। आगे बात हो रही है एसबीआई की। एसबीआई ने क्या लॉन्च किया है? गर्मी गर्मी की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो एसबीआई ने क्या लॉन्च किया है? श्योरिटी बॉन्ड बीमा। श्योरिटी बॉन्ड बीमा, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि पक्का ये कुछ श्योरिटी देकर आपका बीमा कर रहे हैं। तो इसके नाम से ही समझ आ रहा है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने गैर जीवन बीमा शाखा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से श्योरिटी बॉन्ड बीमा लॉन्च किया है। समझ आ गया आपको? तो एक तरीके का मतलब उन्होंने बीमा लॉन्च किया, इंश्योरेंस लॉन्च किया है। तो आगे देखते हैं। आगे बात हो रही है इरडा की। इरडा मतलब बोले तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात हो रही है। तो इसने क्या किया है, बीमा हितधारकों के से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर, मतलब जो भी हम लोग बीमा इंश्योरेंस कराते हैं उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर श्योरिटी बॉन्ड से संबंधित नियमों में महत्वपूर्ण समायोजन किया। मतलब
बहुत सारे जो नियम होंगे उनको समायोजित करके एक नया नियम तैयार कर दिया है उन्होंने। और इन परिवर्तनों का उद्देश्य क्या है? श्योरिटी बीमा उत्पादों की पहुंच बढ़ाना विभिन्न क्षेत्रों में, और विशेष रूप से बुनियादी ढांचा जो भी क्षेत्र है उसकी बढ़ती मांग को पूरा करना। तो ये था इसका क्या उद्देश्य। आपने देखा एसबीआई ने भी यही चीज लॉन्च की है, श्योरिटी बीमा, और यहाँ से इसको क्या मिला है? लॉन्च हुआ। देखिए जब ये लॉन्च करेगा तब वो आगे जो बैंक है, वो बैंक या जो भी अदर कंपनीज होती है वो आगे उसका प्रमोशन कर पाती है, और ये बीमाकर्ताओं को भी मतलब भाग लेने में प्रोत्साहित करेगा। बीमाकर्ता मतलब देखा जाए तो जो हमारा बीमा करने नहीं आते हमारे घर एजेंट वगैरह जो भी होते हैं, वो बीमा करते हैं हमारा, उनको भी लाभ मिलेगा, प्रोत्साहन मतलब प्रोत्साहित होंगे कि हाँ, अब हम और तरीके के प्रोडक्ट मार्केट में आ गए हैं, हम उसको श्योरिटी के साथ किसी कस्टमर को बेच सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे बात हो रही है जिसकी चाइना ने क्या किया है? ताइवान को हथियारों की बिक्री में शामिल कर लिया है। मतलब शामिल होने के लिए क्या किया? बोइंग और तो अन्य अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है। चाइना ने क्या किया है? ताइवान को हाँ, ताइवान को करने के लिए क्या किया है? 2 अमेरिकी रक्षा और बोइंग पर क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया। अब यह घोषणा ताइवान के राष्ट्रपति पद के उद्घाटन के दिन ही की गई। इससे क्षेत्र में क्या हो गया? तनाव उत्पन्न हो गया। तनाव कैसा? तनाव उजागर हो गया कि भाई ऐसे कैसे तुम अमेरिका को मना कर रहे हो? मतलब अमेरिका को कैसे मना कर सकते हो तुम? सोच रहे हो आप? लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया। और जो ताइवान के नवनियुक्त राष्ट्रपति हैं, क्या नाम है इनका? लाई लाई चिंगते लाई चिंगते। तो लाई चिंगते उनका नाम है, ने क्या किया है? उन्नत लड़ाकू जेट और अन्य प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण के साथ अपने घरेलू रक्षा उत्पादों को बढ़ावा देने की द्वीपीय सुरक्षा की मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। मतलब कि उन्होंने कहा है कि अब जो भी है हम घरेलू अपने वो बनाएंगे, हथियार है जो भी, उसी से हम द्वीप की अपनी सुरक्षा करेंगे, उसी पे उसी बात को उन्होंने क्या किया है? जोर दिया है। समझ आ गया होगा आपको? आशा करता हूँ समझ आ ही गया होगा। आगे देखते हैं। आगे बात हो रही है मधुमक्खी की। मधुमक्खी को सब जानते हैं, क्यों नहीं जानेंगे? क्योंकि हम शहद खाते हैं। ठीक है। तो 20 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व मधुमक्खी दिवस, यानी कि वर्ल्ड बी डे। बी इन अ डे मतलब वर्ल्ड बी डे मनाया जाता है। बी मतलब मधुमक्खी। तो विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। और मधुमक्खी पालन में जो अग्रणी थी, क्या नाम था उनका? एंटोन जानसा। उनकी जयंती का प्रतीक माना जाता है। तो वर्ल्ड बी डे को मतलब विश्व मधुमक्खी दिवस को, तो 2017 में जो पहली बार संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसको स्थापित किया गया था। अब इसका उद्देश्य क्या है? ये दिन क्या खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता और टिकाऊ कृषि सुनिश्चित करने के लिए मधुमक्खी की महत्वपूर्ण भूमिका पर क्या करता है? प्रकाश डालता है। होप ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। तो क्या बनाया जाता है 20 मई को? विश्व मधुमक्खी दिवस। ओके, आगे देखते हैं। आगे बात हो रही है किसकी? केंद्र सरकार ने क्या कहा है? सरकारी कंपनियां कोल इंडिया, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम विदेशों में महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और सक्रिय रूप से करेंगी। मतलब अभी तक ये क्या कर रहे थे? यहाँ भी कर रहे थे खोज। अब ये लोग क्या करेंगे? विदेशों में भी महत्वपूर्ण खनिज की खोज सक्रिय रूप से करेंगे और एक्टिव हो जाएंगे, एकदम एकदम तैयार, एकदम सुबह एक्सरसाइज करके एकदम सक्रिय हो गए, एकदम तैयार, खोज रहे हैं कहाँ है कोयला। उस तरीके से ये लोग और सक्रिय हो जाएंगे। यह बोला है किसने? केंद्र सरकार ने। तो कोल इंडिया और किसने? एनएमडीसी पहले से ही चिली और ऑस्ट्रेलिया में ये काम कर रहे हैं। तो कौन? कोल इंडिया हो गए आपके, और एनएमडीसी ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं। बाकियों के लिए ये संदेश है कि भाई तुम भी शुरू हो जाओ, केंद्र सरकार ने बोला है। वरना फिर जानते हो। आगे देखते हैं। आगे बात हो रही है किसकी? एक रिपोर्ट की बात हो रही है, बिलियनियर्स इंडेक्स की बात हो रही है। क्या बिलियनियर्स इंडेक्स है? मतलब ब्लामबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स। ये एक इंडेक्स है जो क्या करता है? दुनिया के शीर्ष 15 बेहद अमीर व्यक्तियों की सूची बनाता है। अब सूची बनी, ठीक है, बन गई सूची, इंडिया के भी नाम होंगे। अब इंडिया के अगर नाम हुए तो आपको क्या लगता है कौन दो नाम आएंगे? ऑब्वियस सी बात है, हमारे मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। तो इन दोनों के नाम शामिल हुए हैं। हालांकि इंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद
के स्टॉक में काफ़ी शॉर्ट सेलिंग हुई थी, लेकिन अभी उन्होंने मतलब वो स्थान खो दिया था। आई थिंक 43वें या 45वें स्थान पर आ गए थे अडानी। लेकिन अभी क्या है, वह बेहद अमीर व्यक्तियों की सूची में उन्होंने फिर से जगह बना ली है। इन्होंने गौतम अडानी ने। आगे बढ़ते हैं। आगे बात हो रही है किसकी? कोयले की बात हो रही है। इसकी अभी थर्मल कोल की बात हो रही है, यानी कि आपका जो अप्रैल 2024 में क्या हुआ, बढ़ते तापमान और लंबे समय तक गर्मी की लहरों के पूर्वानुमान के कारण भारत में थर्मल कोयले के आयात में वृद्धि देखी गई है। ठीक है, में थर्मल कोयले के आयात में वृद्धि देखी गई है, जो 5 महीने का उच्चतर क्या है, उच्चतम स्तर था। तो कब का? 5 महीने की बात हो रही है, वृद्धि देखी गई, उससे उच्चतम स्तर था। तो केपलर के डेटा से आयात में लगातार बढ़ोतरी का पता चला है। अप्रैल शिपमेंट 16.23 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो महीने दर महीने 11% और साल दर साल 10% की वृद्धि है। ठीक है, महीने महीने की बात करें तो 11% और साल साल की बात करें तो 10% की वृद्धि है। होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात हो रही है सेबी की। सेबी आप होप जानते होंगे, जो हमारा स्टॉक मार्केट वगैरह देखता है ना, ये क्या है? सेबी है। तब एकदम सख्ती से कानून बनाता है स्टॉक मार्केट के, वो सेबी है। तो सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों के लिए क्या किया है, बाजार पूंजीकरण की गणना पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं नियमों में क्या किया है, संशोधन पेश किया है कि भाई पहले ये नियम थे, अब ये नियम रहेंगे। ठीक है, और ये ऐसा से भी है, क्या बताएं, कि बहुत नियम चेंज करता है। अगर आप थोड़ा बहुत ताल्लुक रखते हैं तो ये बहुत नियम चेंज करता है। तो उसी में क्या किया, इसने फिर से नियमों का चेंज किया है। तो संशोधन का उद्देश्य क्या था मेन, जो आपके प्रायोजक के मानदंडों को, सॉरी, प्रयोज्यता प्रयोज्यता के जो मानदंडों को फिर से परिभाषित करना, और क्या, औसत बाजार पूंजीकरण की गणना के लिए एक निर्धारित अवधि स्थापित करना। ठीक है, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। अभी भी शायद मुझे सुनने में आ रहा है ऐसा कि सेबी ये भी करने जा रहा है कि जितने भी आपके ब्रोकर बीच में आते हैं ना, हम क्या करते हैं जब ट्रेडिंग करते हैं तो एक ब्रोकर के थ्रू करते हैं। बहुत सारे, मतलब अभी नाम नहीं लूंगा वीडियो में, बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं, उनके थ्रू हम ट्रेडिंग करते हैं। वहां पर वहीं पे हम शेयर खरीदते हैं, वहीं पे बेचते हैं, वहीं पे पैसा, तो वो ब्रोकर भी हटाने की शायद ये बात कर रहा है। ये ने हमारे ऊपर छोड़ा है कि आप क्या चाहते हो कि ऐसा करें ना करें। तो ये हमारे ऊपर उसने छोड़ा हुआ है। देखते हैं क्या फैसला होता है। मतलब ये चाह रहा है कि डायरेक्ट हमसे ही शेयर लो, ऐसा कुछ प्लान है इसका। आगे देखते हैं। आगे बात हो रही है फोर्ब्स की। फोर्ब्स, अगर आपको पता हो, फोर्ब्स एक बहुत बड़ी एजेंसी है जिसमें किसी का नाम आ जाता है तो एक बहुत बड़ा, तो क्या बोलते हैं, वो माना जाता है अवार्ड टाइप का, जो आप बोल लो वैसा कुछ माना जाता है। एक तरीके का आप मील का पत्थर बोल लो, वो माना जाता है, आपने हासिल कर लिया है। तो सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में टॉप पर हमारे ये भाई साहब आए हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इनको सभी जानते होंगे, होप सो सभी। तो इनका क्या आया है, टॉप पर नाम आया है। तो इन्होंने फोर्ब्स की दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। मतलब शीर्ष इन द सेंस एकदम यहाँ पर है, टॉप पर। तो इन्होंने क्या किया है, सऊदी अरब में उनकी अच्छी कमाई ने उन्हें चौथी बार इस पद पर पहुंचाया है। पर चौथी बार, ऑलरेडी 3 बार ये आ चुके हैं, चौथी बार इनको इस पद पर पहुंचाया है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, और मैं बता दूं क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक चीज में और भी आगे हैं। इंस्टाग्राम में, अगर बात की जाए तो इनके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं, सबसे ज्यादा पोस्ट पे पैसा भी इन्हीं को इंस्टाग्राम देता है। तो ये हो गई इनकी बात। अब आगे देखते हैं। आगे बात हो रही है आईडीएफसी बैंक की। तो आईडीएफसी बैंक में जो बोर्ड में पूर्वकालिक निदेशक के रूप में प्रदीप नटराजन की नियुक्ति करी है, उसको किसने, आरबीआई ने क्या किया है, मंजूरी दे दी है कि हाँ भाई, आप जो भी है प्रदीप नटराजन जी, इनकी आप नियुक्ति कर सकते हो। आरबीआई ने कहा
तो निजी क्षेत्र के ऋणदाता के लिए क्या करेंगे, एक महत्वपूर्ण विकास है। ठीक है? अब ये बेसिकली ऋणदाता जो भी होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण विकास की बात करेंगे ये तो टी नटराजन की इनकी नियुक्ति होगी। कुल मिला के आपको इतना ही याद रखना है कि इनकी नियुक्ति हो गई निदेशक के आईडीएफसी बैंक। आगे देखते हैं, आगे किसकी बात हो रही है, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस की बात हो रही है। इसमें क्या, कि विस्तार योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी डीएफसी से ना $25 मिलियन का ऋण प्राप्त किया है ना। $25 मिलियन, कैलकुलेट करो और कमेंट करके बताओ कितना होता है $25 मिलियन। $1 मिलियन में कितना होता है इतना ही बता दो आप, 25 मिलियन तो बहुत हो गया। तो जो मुख्य रूप से क्या, ग्रामीण महिलाओं जो उद्यमी है उनके सशक्त बनाने की केंद्रित है। मतलब कि जो भी ग्रामीण गांव में हमारी महिलाएं नहीं होती जो व्यापार करती है उद्यम करती हैं उसके लिए सशक्त बनाने के लिए है यूज करेगा। अब आगे देखते हैं, अब क्रिकेट स्कॉटलैंड ने अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होने वाली आगामी टी20 विश्व कप में अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए कर्नाटक की क्या, नंदिनी डेयरी कर्नाटक की है, दूध मिलता है नंदिनी नंदिनी डेयरी का वहां, तो उसकी आधिकारिक प्रायोजक सॉरी सॉरी प्रायोजक बनाने की घोषणा कर दी है। नंदिनी का लोगो 2 जून से क्या होगा, शुरू होने वाले टूर्नामेंट में स्कॉटलैंड की पुरुष टीम की बाजू में दिखेगा। कहाँ, बाजू में नंदिनी डेयरी। क्या समझ आ गया? आगे देखते हैं। ठीक है, आगे बात किसकी हो रही है, वेनेजुएला की बात हो रही है। ये थोड़ा सीरियस टॉपिक है, इस पे थोड़ा अच्छे से बात करते हैं। तो देखिए, वेनेजुएला ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण पर्यावरण मील का पत्थर देखा। मील का पत्थर देखा मतलब ऐसा नहीं कि कोई वेनेजुएला से जा रहा था, उसको कोई मील का पत्थर दिख गया, उसने देखा। ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, बहुत सीरियस बात हो रही है। तो जो जलवायु संकट की एक गंभीर वास्तविकता को दर्शाता है। कैसे दर्शाता है? यह देश आधुनिक इतिहास में संभवतः पहला ऐसा देश बन गया है जिसने अपनी सभी ग्लेशियरों को खो दिया है। मतलब जो वेनेजुएला है वो पहला ऐसा देश बन गया है जिसने अपने सभी मतलब ग्लेशियरों को खो दिया है। ये बहुत ही दुख की बात है। ऐसे धीरे 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 करके सब जगह हो जाएगा। आप देख रहे हैं लद्दाख बात, तो सोनम वांगचुक जी, अब कितनी बात करें उसके बारे में यही समझ नहीं आता है कि बात कर करके थक गए हैं फिर भी कोई नहीं सुन रहा है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर हुआ है, पहला देश ऐसा बन गया है ने अपने सारे ग्लेशियरों को खो दिया है। इस महीने की शुरुआत में हुम्बोल्ट ग्लेशियरों को एक हिम क्षेत्र के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया, जो उसकी अंतिम बर्फीली क्या थी, अवशेष थी। यह घटना एक स्पष्ट अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है, जो जो कि जलवायु परिवर्तन कोई दूर का खतरा नहीं बल्कि एक तत्कालीन संकट है जो तुरंत कार्रवाई की मांग करता है। ये देखिए कितनी अच्छी बात कही है। तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो कोई बहुत दूर का खतरा नहीं है, मतलब कोई फ्यूचर का खतरा नहीं है। ये एक तत्कालीन संकट है, मतलब पूरे विश्व की बात हो रही है। पूरे विश्व के लिए एक तत्कालीन संकट है जो तुरंत कार्यवाही की क्या करता है, मांग करता है। ठीक है, तो इसके लिए आपसे जैसे जो हो रहा है आप इसका सपोर्ट करें। हमारे ग्लेशियर बचेंगे तभी हम बचेंगे, वरना कुछ भी नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात हो रही है, ऐसी दुनिया में जहाँ गति और कनेक्टिविटी सर्वस्व शासन करती है, उसी में अगली पीढ़ी की वायरलेस तकनीक की दौड़ पर एक मील का पत्थर पहुंचा है। और क्या पहुंचा है, एक जापानी कंसोर्टियम ने क्या किया है, दुनिया के पहले हाई स्पीड 6G डिवाइस के प्रोटोकॉल का अनावरण किया है। इसका 6G डिवाइस का अनावरण किया है कहाँ, जापान में, जो बिजली की गति से डेटा ट्रांसफर का वादा करता है। इसकी बिजली की गति ऐसे करके धड़ एकदम ऐसा बिजली की गति से ये डेटा ट्रांसफर की बात करता है। ये अभूतपूर्व नवाचार मतलब एक खोज पहले अकाल्पनीय संभावनाओं के दायरे का द्वार खोलती आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट ये है 17 नंबर। बात हो रही है पब्लिक सेक्टर बैंकों की, पीएसबी की। तो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में फाइनेंशियल ईयर 2024 में सरकार को लगभग कितना 30% अधिक लाभांश देने के लिए तैयार है। ठीक है, जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक बैंक है
वो पिछले उसमें उसके तुलना में फ़ाइनेंशियल ईयर की तुलना में 30% अधिक लाभांश देने के लिए रेडी है। तो वित्त वर्ष 2024 की बात करें, तो इनका कुल लाभांश था कितना 18,013 करोड़ रुपए का अनुमान था। जो वित्त वर्ष 2023 में कितना था 13,804 करोड़, जो काफ़ी अधिक है। तो उनके मजबूत वित्तीय प्रदर्शन को दर्शाता है किसके पब्लिक सेक्टर बैंक्स की। तो ये क्या था आज का करंट अफेयर्स की क्लास थी। कैसी लगी हो? कैसी लगी हो? कमेंट करके बताइए। अच्छा लगेगा लाइक करिए, अच्छा लगेगा और शेयर करिए, बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट करिए, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।